ओके ओके ओके। हेलो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम दिग्विजय सिंह परमार है। मैं आनंद गुजरात से। सर सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। जी जी। हाँ, सुना दे रहा है सर। जी जी जी, मैं आनंद गुजरात से हूँ। यहाँ पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। हाउ टू सोशल मीडिया को एग्रीकल्चर में कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो जरा बात करेंगे हम। बट वो थोड़ी बात मैं करूँ इससे पहले, मैंने कल ही इसमें दो चार स्लाइड ऐड की है। जो रिसेंट जो स्लाइड्स है, राइट, कि भाई एग्रीकल्चर का हमारे भारत के विकास में क्या रोल है। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर का जो भाग है हमारे इंडिया के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं, राइट, हर साल हर क्वार्टरली वो लोग निकालते हैं। तो 17 से 18% हमारा रोल है पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। लमसम आप 18-20% ऐसा जो परसेंटेज बोल सकते हो। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया में 50% और उससे अराउंड इतना एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को रोजगारी देता है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड। अभी सोशल मीडिया की जरूरत क्यों है हमको, कि जब भी हम बात करते हैं फार्मर की, आप जैसे जो नॉलेज शेयरिंग जो पर्सन है, वो स्टेक होल्डर है, एपीएमसी है, व्यापारी है, कुछ ब्रोकर्स है, दवाई वाले हैं, फर्टिलाइजर वाले हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखो तो मैंने ऑलमोस्ट सारे जो फार्मिंग के साथ, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड जो भी पर्सन्स है, या इसका एक छोटा सा लिस्ट जैसा बनाया हुआ है। तो सारे को एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, एक दूसरे के साथ परामर्श करके वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, फार्मर के अल्टीमेटली डेवलपमेंट में भाग ले सकते हैं। तो हमको सोशल मीडिया की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग करके हम इन सारों को कंबाइन कर सकते हैं, इन सारों को इकट्ठा ला सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो प्रॉब्लम जो है, राइट, वो प्रॉब्लम क्या क्या, कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पे देखो तो आपको देख के ही तुरंत पता चल जाएगा। कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, राइट, कि भाई जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइट, तो एक तो ट्रैकिंग, हर एक पर्सन जो है, अलग अलग लोग, वो किस जगह पे है, राइट, वो हमको फाइंड करना होता है। क्योंकि हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो कि कोई फार्मर को कोई अपना जो फसल है वो बेचना है, तो नज़दीक के जो मंडीज है, नज़दीक के जो इंडस्ट्री है, नज़दीक के जो ब्रोकर्स है, उनका वो कांटेक्ट कर सकता है। नज़दीक के मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री जो नज़दीक का वेयर हाउस है, एक्सपोर्टर है, तो उनका उपयोग कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेसिंग कस्टोडियन इंफॉर्मेशन, कि हमको वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपने क्रॉप बेच दिया। कई बार और ज़्यादातर क्या होता है कि जब फार्मर क्रॉप बेचते हैं तो तुरंत उनको रुपये नहीं मिल जाते, थोड़े रुपये मिलते, थोड़े थोड़ी देर के, थोड़ा टाइम के बाद मिलते, कुछ 15 दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ 6 महीने के बाद भी। यहाँ का ये टोबैको ग्रोन एरिया है हमारा, आनंद में टोबैको ज़्यादा होता है। तो ये फार्मर जब टोबैको बेचते हैं तो उनको 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। तो उसका कस्टोडियन मीनवाइल कौन रहेगा, राइट। तो वो एक इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए। ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर, कि भाई अलग अलग हमारे ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, तो उनके बीच में ट्रस्ट थोड़ा होना चाहिए, कि ट्रस्ट के हिसाब से ही सारा बिजनेस होता है। तो अल्टीमेटली तो मेन पर्पस हमारा कि भाई आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। और इस केस में आपका जो सोशल मीडिया है वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। और सारे जो हमारे ट्रांजैक्शन है, सारे जो व्यवहार होते हैं बैंक के साथ, अलग अलग लोग के साथ, अलग अलग ब्रोकर के साथ, अलग अलग इंडस्ट्री वालों के साथ, अलग अलग एपीएमसी वालों के, मंडी के साथ, तो सारे जो व्यवहार बैंक जो फाइनेंशियल होते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कि एक दूसरे को पता चलना चाहिए कि मुझे इतने रुपए मिलने वाला है, इतने रुपए मिल गए, समथिंग लाइक। तो अल्टीमेटली हमको ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बांटनी है, और इसके लिए हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज मेनली पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, राइट। ये जो आपका रामेती चल रहा है, हमारे यहाँ भी समेती और एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो ये अल्टीमेटली हम एग्रीकल्चर का जो भी नॉलेज है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम शेयर करना चाहते हैं, और हाउ टू यूज इट।
This is my introduction. I am दिग्विजय सी परमार once again. I work मैं यहाँ पे काम करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। AU आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा कॉलेज है। आप सबको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जरा मेरा फोन नंबर या मेरा ईमेल एड्रेस नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल वगैरह में। तो क्या है कि क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ साथ में बताने जा रहा हूँ कि भाई खाली ये प्रेजेंटेशन नहीं मैं दिखाऊंगा आपको, इसके साथ साथ आप कंप्यूटर अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो, आप अपनी ऑफिस वगैरह में लैपटॉप वगैरह कुछ है तो उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मोबाइल वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी का क्या एस्पेक्ट है वो चेक कर सकते हो, तो वो भी थोड़ा साथ साथ में दिखाऊंगा। और जब भी मैं ऐसे लेक्चर कंडक्ट करता हूँ कि जो बाहर के लोग आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंप्यूटर मोबाइल रिलेटेड छोटी भी दिक्कत है, राइट। कोई नया कंप्यूटर परचेज कर रहा है, नया मोबाइल परचेज करना है, कई बार लोग मुझे पूछते भी है कि कौन सा कंप्यूटर मोबाइल, चलो ठीक है आजकल बच्चे को भी पता होता है कि मोबाइल कैसे लेना चाहिए, मगर कंप्यूटर की जब बात आती है तो ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ कि भाई आप कैसे इसको ये ले सकते हो, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा पैसे वाला कंप्यूटर मीन्स 60-70 हज़ार के ऊपर का कंप्यूटर है, राइट, और आपका इतना उपयोग नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। मैं सब वो एडवाइस भी साथ साथ में देता हूँ। फाइन, तो ये हमारा इंडिया का थोड़ा थोड़ा सिनारियो है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 यानी कि कुछ 12-15 साल पहले का। कि हमारा पॉपुलेशन कितना था, जीडीपी कितना था, यील्ड कितना था, राइट। पूरा एग्रीकल्चर का एब्स्ट्रैक्ट है, पूरा एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन है, राइट। और आप एक चीज़ अगर इस सारों में आप देखो तो ये जो नंबर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ मोबाइल यूज़ करते हैं, मैंने जब लेक्चर दिया था 2016-17 में, तो उस टाइम हर एक पर्सन के पास इंडिया में 1.2 फ़ोन थे। यानी कि अगर आप 10 लोगों को कंसीडर करो तो उनके पास 12 फ़ोन, यानी कि एक फ़ोन में 2 कनेक्शन ऐसे रहते हैं, राइट। अभी ये नंबर बढ़ के कुछ 1.8 जैसा हो गया, यानी कि 10 लोगों को कंसीडर करो तो उनके पास ऑलमोस्ट 18 कनेक्शन है मोबाइल के कनेक्ट। एक फ़ोन में 2 सिम कार्ड रहते हैं, एक बंदे के पास 2-3 फ़ोन रहते हैं, ऐसा भी बिजनेस के हिसाब से सब लोग रखते हैं। जनरली एक फ़ोन तो सबके पास होता ही होता है, राइट। और एक चीज़ है कि भाई सर एक मिनिट, सर्वांना प्रेझेंटेशन दिसतं का? जयश्री मॅडम ते प्रेझेंटेशन तुम्ही मध्ये केलं त्यामुळे डिस्टर्ब झालं होतं. हो सर, सर्वांना दिसते का हो प्रेझेंटेशन? दिसतं का सर्वांना? दिसतंय सर. ओके ओके नाही दिसत सर. सर परत प्रेझेंट करावं लागेल. दिसत नाहीये सर. हां, कृपया कोणी प्रेझेंट करू नका, डिस्टर्ब होतं. सर जरा परत प्रेझेंटेशन करा. ओके, देखो मैं पहले से शुरू कर रहा हूँ फिर से। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में, वो 17 से 18%। नहीं, मेरा मतलब है कि प्रेजेंट फिर करना होगा 12 की, यानी फिर से शुरू। हाँ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना होगा इसमें ऑनलाइन, बाकी लोगों को दिखाए वो बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश. कोई बात, मैं फिर से चलो करता हूँ, एक बार फिर से करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू था। अभी दिखाई दे रहा है? हेलो? नहीं सर, अभी देखो जरा। अभी दिखाई दे. ओके जी जी, ठीक है ना? थैंक यू. यहाँ से स्टार्ट करूँ ना कि पहले से करूँ? हाँ नहीं सर. जी जी जी। तो इंडिया की हम बात करें, राइट, तो अर्लियर 1.2 फोन थे, 10 लोगों के पास ऑलमोस्ट 12 फोन थे। अभी 10 लोगों के पास ऑलमोस्ट 18, यानी कि 18 कनेक्शन है। 18 फोन ऐसा हम नहीं बोल सकते फिजिकली, मगर 18 कनेक्शन है। 2-2 सिम कार्ड इनके पास होते हैं, एक के पास 2-2 फोन होते हैं, उसमें 2-2 सिम कार्ड होते हैं, डिपेंड्स, राइट। तो ग्रेजुअली मोटी मोटी बात हम करें तो फोन का जो उपयोग है, राइट, हर एक फील्ड में वो बहुत बढ़ गया है, और कंप्यूटर से भी ज्यादा अभी फोन बिक रहे हैं, राइट। तो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जो पार्ट है। ज्यादातर लोग को जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं नहीं इसका तो मिस यूज है, लोग ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। चलो वो एक बात है, राइट, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
आप सबको ये सारे जो मेरे टाइटल्स है, टाइल्स है, राइट, अलग अलग जो ये है इमेजेस, तो सबको पता होगा कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, राइट, यूट्यूब वगैरह है, ये सारे, व्हाट्सएप वगैरह है, तो सारे सोशल मीडिया के अंडर में आते हैं। अभी व्हाई द सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड, इसका जरूरत क्या है, राइट। आप सबसे सबसे मोटी मोटी बात करूं, मैं फोटो शेयरिंग के लिए यूज करते हो, वीडियो शेयरिंग के लिए यूज करते हो, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करते हो, चैटिंग के लिए। अभी आपको किसी का बर्थ डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका सोशल मीडिया, आपका फेसबुक वगैरह आपको मैसेज देता है कि भाई कल इनका बर्थडे, आज इनका बर्थडे, इमीडिएटली, और आप उसमें सेटिंग करो तो बाय डिफॉल्ट विश भी हो जाता है, आपको मैन्युअली करने की भी जरूरत नहीं है। ब्लॉगिंग भी एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट अभी है, राइट, पॉडकास्ट भी है, राइट, आरएसएस भी, आप फीडबैक भी दे सकते हो, मैसेज भी पास कर सकते हो, मीन्स बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के अंदर में आती है, बहुत सारी तरीके से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री का जो जब हम कंपैरिजन करें, राइट, कि भाई अलग अलग ये सारी जो राइट हैंड साइड मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, राइट, तो ज़्यादातर हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर होते हैं, पोस्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, टैक्सेस जीएसटी वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जेएम भी एक पोर्टल आ गया अभी। तो गवर्नमेंट भी यही ट्राई कर रहा है कि जो भी सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो जाए और ट्रांसपेरेंसी हमको मिले। जब हम इसकी बात करते हैं तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं, नहीं इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी भी थोड़ा ग्लिच हमने देखा था, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम तो है, मगर साथ साथ अभी 2 साल से ऑलमोस्ट कोरोना चल रहा है, फिर भी हमारा काम स्मूथली चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया एंड विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ आईसी। तो आप अगर हम बात करें, राइट, तो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, राइट, दिस मच, तो एग्रीकल्चर बाकी सारी इंडस्ट्री के साथ हमारा 6% का वो पार्टिसिपेशन है, 6% का हम उसको बोल सकते हैं कि भाग ले रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड आईसी। फाइन, तो ये अलग अलग सोशल मीडिया है, उनका कंपैरिजन दिखाया हुआ है। सबको पता है कि ज्यादातर लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक से भी ऊपर अभी एक आ गया है, वो है आपका व्हाट्सएप, उसका ग्राफ तो इससे भी आगे चल रहा है। फिर हम फेसबुक पे आते हैं, गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह आप यूज़ करते हो, रेडिट वगैरह है जो हम इतना नहीं यूज़ करते, बाहर वाले कंट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये जो सोशल मीडिया है, राइट, तो उसके हिसाब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करते हो, मुझे ये तो नहीं आपको सिखाना है कि आप इसको ऑपरेट कैसे करते हो, ऑलमोस्ट सबको पता है। और अगर किसी को नहीं पता है तो भी 10 मिनट का सेशन आप ले लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो ये तो फाइन है। नाउ वर्ल्ड वाइड जो सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क यूजर्स है, राइट, वो ग्रेजुअली कैसे कैसे बढ़ते हैं, पूरा ग्राफ हमने दिया है, राइट। और अलग अलग कंट्री है, राइट, ये हमारा एशिया पैसिफिक है, मान लो कि ये अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है वगैरह वगैरह, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह वगैरह जो है, पूरा वर्ल्ड वाइड भी उन लोगों ने दिया हुआ है। तो हर बार ग्रेजुअली ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं और ऑलमोस्ट लीनियरली, राइट, सेम रेट से हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस इसका पेनिट्रेशन हमारे लाइफ में बहुत है। मगर ये जो ग्राफ आपको बताया वो ई मार्केट के हिसाब से बताया। आप सबको भी पता होगा, आप सब फेसबुक भी एक्सेस करते हो, व्हाट्सएप भी एक्सेस करते हो, तो उसमें कई सारे ग्रुप है, वो बिजनेस के ग्रुप है। फेसबुक में भी बिजनेस के बहुत सारे ग्रुप है कि आपका अगर कोई बिजनेस है छोटा वाला भी, तो आप उसकी एडवर्टाइज वहाँ पे करो, आप एक ग्रुप बनाओ, आपके सारे जो कस्टमर है उनका ग्रुप बनाओ, तो इजीली आप आइटम सेल कर सकते हो वहाँ पे विदाउट एनी हर्डल, राइट। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। पहले के ज़माने में क्या था, थोड़ा टाइम पहले आप सोचो, 10-15 साल पहले, तो आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपका मार्केट खाली लोकल ही रहेगा, ठीक है, कि आप अपने गांव में, अपने तालुके में, अपने ऑलमोस्ट जिले में आप अपना सेलिंग करते होगे। मगर अभी जो है, अभी परसों नरसों की बात हम करें तो हमको कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स खरीदने थे, तो हमने जो रिक्वेस्ट भेजा, राइट, तो हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि जेम के थ्रू हमने रिक्वेस्ट भेजा, तो हिमाचल का भी एक कोटेशन आया था, एक कोटेशन मैसूर का भी आया था। तो अलग अलग जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बिजनेस भी ऐसे बढ़ता है। नाउ कौन कौन सी जगह पे, राइट, कौन कौन से ये जो है अलग अलग सोशल मीडिया, तो कौन कौन सी जगह पे इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं, राइट, फेसबुक का जो पेनिट्रेशन है वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 30 to 40-50% पेनिट्रेशन है। बाकी सारे कंट्री में भी है, बाकी सारे कंट्री में अलग अलग जो सोशल मीडिया चलता है, मगर फेसबुक इज द पायोनियर वन।
नाउ एग्रीकल्चर की हम बात करें, राइट, क्योंकि अभी जो मैंने कल मेरा लेक्चर था उस टाइम भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि भाई मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल जो है वो हमारा लोकेशन स्पेसिफिक है। लोकेशन स्पेसिफिक इसलिए है हमारा मोबाइल कि जब भी आप मोबाइल में काम करते हो आपको नहीं पता है, मगर आपने वो काम कौन सी जगह पे किया है, राइट, वो सिस्टम को पता होता है। तो वो जो लोकेशन है उसका उपयोग करके, मान लो कि भाई आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपने कोई सोशल मीडिया पे डाल दिया है, राइट, तो लोग कैसे आपको फाइंड करेंगे, आपके लोकेशन के हिसाब से लोग फाइंड करेंगे आपको, और आपको ऑर्डर, क्योंकि नजदीक वाले के पास हम ज्यादातर, क्योंकि वो ट्रस्ट एक थोड़ा बनता है, राइट, तो एक हमारा पूरा एक एनवायरनमेंट जैसा बनता है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे पास 5 अलग 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 मैप्स है। ये मैप मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई मैप हर बार आपको गूगल मैप वगैरह में देखना है, ऐसा नहीं है, मगर किस किस जगह पे इनको प्रॉब्लम आ रहा है। मान लो कि भाई वाटर स्ट्रेस का मैप है, पानी का कुछ दिक्कत है, सॉइल न्यूट्रिशन का मैप है, इसके लिए गुजरात हमारा पायोनियर है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है। अभी तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में सॉइल हेल्थ कार्ड चल रहा है। क्रॉप टाइम सीरीज में पे पूरा क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उसका 120 डेज 150 डेज में क्रॉप का पूरा जो स्टेटस है वो आपको दिखना है। मंडी का मैप है, राइट, एंड कंजम्पशन मैप। तो मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि एगमार्क नेट का मैंने बताया भी था आपको, ओपन करके पूरा वेबसाइट मेरे गांव वगैरह का भी मैंने वो दिया था। तो जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड, तो वो एक दूसरे को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि आप हर आदमी को पहचानते, मगर उसमें ऐसा है कि विद द हेल्प ऑफ मैप आप अपने नजदीक पे कौन कौन सा है, कौन कौन से वो आप चेक कर सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। वे मान लो कि हम गूगल मैप ओपन करते हैं, मान लो कि हम गूगल मैप ओपन करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ बिजनेस रिलेटेड समवॉट, कि भाई आप और मुझे एटीएम सर्च करना है, ठीक है, कि भाई एटीएम किस किस जगह पे है, राइट। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, राइट, मगर जैसे ही मैंने एटीएम यहाँ पे डाल दिया, राइट, तो बहुत सारे एटीएम की इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये एटीएम कौन सी जगह पे, मान लो कि भाई ये वाला एटीएम जो है वो कौन सी जगह पे, ये वाला एटीएम, अलग 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 जो है, राइट, ये जो सारे दिख रहे हैं वो हमको एटीएम दिख रहे हैं। तो ऐसे ही मान लो कि मैं एपीएमसी का डालूं, तो कौन कौन सी जगह पे नजदीक वाली जो एपीएमसी है लोकेशन के हिसाब से, राइट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है, फार्मर को भी तुरंत मिल जाती है, और आप भी फार्मर को गाइड कर सकते हो कि यहाँ पे जाने के बजाय आप यहाँ पे जाओ, आपको थोड़ा नजदीक भी पड़ेगा, और एगमार्क नेट के हिसाब से आप प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो, तो प्राइस ज्यादा मिलती है आपको, तो आपको आपका जो कमोडिटी है वो वहां पे सेल करना चाहिए, समथिंग। अलग अलग जो सोशल मीडिया है उनके अलग अलग पर्पज रहते हैं। मान लो कि आपको कुछ फोटो वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप पिंटरेस्ट पे ट्रांसफर करते हो, चैटिंग वगैरह कुछ करना है, कुछ मैसेज डालना है तो ट्विटर पे डालते हो, फेसबुक में भी ये सारे काम होते हैं। तो अलग अलग, लिंक्डइन है वो थोड़ा बिजनेस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी सोसाइटी के साथ है, इंस्टाग्राम में भी आप फोटो वगैरह, उसका स्पेशल पर्पज ही वही है। तो जब भी हम ये बात करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि भाई, मैं एक वीडियो थोड़ा छोटा वाला आपको दिखाऊंगा कि भाई सोशल मीडिया जो है उसका पेनिट्रेशन वो हमारे लाइफ में कैसा घुल मिल गया। एक वीडियो मैंने छोटा सा वो डाउनलोड किया है, जरा आप देखना कि भाई पूरे वर्ल्ड में 60 सेकंड में क्या क्या काम होते हैं, राइट, सी 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड में क्या क्या काम होते हैं देखना जरा। कई बार कई लोगों ने वीडियो शायद देखा भी होगा। थिंग्स दैट हैपन इन एवरी 60 सेकंड की बात, 1 मिनट की बात हम करते हैं कि 60 सेकंड में कितना काम होता है, कितना डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, क्योंकि अभी जो हमारी पूरी सोसाइटी है वो डेटा ड्रिवन सोसाइटी, डेटा के हिसाब से ही सारा काम चलता है। आप भी अपना कंसीडर करो तो ज्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते होंगे, ज्यादातर अभी कोई कागज लेके कहीं नहीं जाता है। आपको अपना वो डिजी वॉलेट वगैरह कंसीडर करो तो डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, डिजिटली सारा अवेलेबल है और सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं, ये एक अच्छी बात है। लिंक्डइन में क्या होता है, व्हाट्सएप में क्या होता है,
1 सेकंड का ही ये पूरा डेटा है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी की, तो इसमें 2 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट जो है वो है स्पीड, और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर लोग को ये प्रॉब्लम भी रहता है कि हमारा मोबाइल सिक्योर है कि नहीं। तो सिक्योरिटी आपको तभी मिल सकती है जब भी आपका मोबाइल थोड़ा स्पीड हो, क्योंकि स्पीड होने से ही बाकी सारे काम होते हैं, राइट। आपको सपोज आपके पास भी थोड़ा पुराना फ़ोन है तो कई बार हैंग हो जाता है, कई बार चलता नहीं है, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर में भी, आप लोग मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर यूज़ करते हो कि नहीं, पूरा ऑडियंस, हेलो, थोड़े थोड़े लोग जरा यस नो ऐसा बोलो, कंप्यूटर यूज़ करते हो कि नहीं हो, हेलो। यस सर। करते हैं ना। तो Yes, मैं आपको कंप्यूटर में भी थोड़ा वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी मेरा लेक्चर होता है तो कुछ चीज़ें ऐसे भी बताता हूँ कि आप कंप्यूटर को अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को स्पीड वाली जो हम बात करें कि हम हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, और मैं जो भी यहाँ पे एडवाइस देता हूँ वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नई आइटम, नई चीज़ डालने के, कुछ नया रैम की, कुछ नया प्रोसेसर ऐसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके अलावा भी ऐसे थोड़े सेटिंग कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर स्पीडी हो जाए और डेटा भी कोई लॉस ना हो। तो सबसे पहली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर हमको स्पीड अप कैसे कर सकते, तो उसके लिए आपको खोलना है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, ये देखो मेरे पास विंडोज़ 10 सिस्टम है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है, उसमें सारे में ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ वो एक ही तरह से काम करेगा। आपको माई कंप्यूटर में यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दिस पीसी लिखा है, कई बार माई कंप्यूटर भी लिखा हुआ होता है, राइट। तो इसको राइट क्लिक करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वाला विंडो ओपन होगा। इसमें विंडोज़ 7 है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ आता है, विंडोज़ 8 एंड 10 है तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ आता है। आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में। एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जब जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ओपन होता है, ये वाला एक छोटा सा विंडो। उसमें सबसे पहला देखो क्या लिखा है, परफॉर्मेंस। तो हम कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। रिसर्च ऐसा बताता है कि इससे 10 से 15% कंप्यूटर का स्पीड इंक्रीज होता है, यानी कि रैम इंक्रीज नहीं होता है, प्रोसेसर इंक्रीज नहीं होता है, मगर लुक एंड फील थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है परफॉर्मेंस के, और यहाँ पे एक ही सेटिंग आपको करना है। बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर ये होता है। जब भी कंप्यूटर ये होता है तो कोई भी आप काम कंप्यूटर में करते हो, कोई नया फाइल फोल्डर बनाते हो, कोई नया फाइल फोल्डर ओपन करते हो, तो कंप्यूटर कितनी बार सोचता है, कितनी बार एक्सेस करता है, और उसके बाद आपका फाइल या फोल्डर बनता है या ओपन होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमको इसको हटा के यहाँ पे क्लिक करना है, देखो सारा निकल गया। फिर आपको अप्लाई एंड ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी काम कंप्यूटर में करोगे, नया फाइल फोल्डर बनाओगे, नया कुछ एक्सेस करोगे फाइल या फोल्डर, राइट, पीपीटी वगैरह कुछ ओपन करोगे, वर्ड का फाइल ओपन करोगे तो तुरंत ओपन हो जाएगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये मेरा पहला एडवाइस है आप सबको। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं। आपको ये माई कंप्यूटर वाला ओपन करना है, विंडोज 7 वगैरह में और एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपके पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसको रिमूव मत करो, वो सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा ही बताता है, सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर है तो इसको रिमूव ना करो।
अगर नहीं है और आपको अपग्रेड थोड़ा होना है, थोड़ा नॉलेज है तो करो, वो अलग बात है। मगर आपके आपके पास और कंफर्टेबल हो तो नया डालने की जरूरत नहीं है। जिस पीसी को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, राइट हैंड साइड विंडोज 7 में लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ आता है, तो इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ। बाय डिफॉल्ट ये ओपन होता है, उसमें सेटिंग्स में जाओ, ये होता है, इसको हटा के आप ये कर दो, फिर अप्लाई एंड ओके कर दो। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर का स्पीड आपको तुरंत फील होने लगेगा कि स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, मैं इतना नहीं बोलता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, बिकॉज आपका प्रोसेसर या रैम पे भी ये डिपेंड करता है, मगर 10 से 15% स्पीड आपका ऑलमोस्ट बढ़ जाता है, तुरंत वो फाइल जो है वो ओपन होने लगती है। ये पहला एडवाइस है। अभी दूसरा एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूँ कंप्यूटर रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर जब हम ऐसी ट्रेनिंग करते, लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ कि हमारे कंप्यूटर में वायरस बहुत आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा सारा डेटा ऑलमोस्ट कंप्यूटर में रहता है, तो कुछ ऐसा बताओ कि भाई वायरस ना आए, और कुछ ऐसा बताओ कि वायरस आए तो हमको पता चले कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर ही वायरस को मैनेज कर ले। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम? तो इसके लिए एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया वाला, आपको स्टार्टअप मेनू ओपन करना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है सिंपल अपडेट। सिंपल आप अपडेट लिखोगे तो विंडो अपडेट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चेक फॉर अपडेट। जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ऑलरेडी अपडेटेड है तो मैसेज नहीं आएगा, ये मेरा अपडेट भी हो गया है तो ये रिस्टार्ट करने का बोल रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास अपडेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग की प्रैक्टिस होती है कि वो अपडेट नहीं करते, आता है तो भी उसको डिनाई कर देते, ऐसा ना करो। ऑलमोस्ट महीने 2 महीने में एक बार तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है उसको अपडेट रखो। यहाँ पे एक बटन आएगा अपडेट नाउ, क्योंकि मेरा तो अपडेटेड है तो वो बटन नहीं आएगा, आप उसको अपडेट नाउ को क्लिक करो। मोटा मोटा 15 से 20 मिनट लेगा, मोटा मोटा, बाकी तो 5-10 मिनट में ही काम खत्म हो जाता है। तो आप उसको अपडेट कर लो, तो विंडो के पास जो भी अपडेट है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, तो सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे मुफ्त में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको अपडेट मिल जाएंगे और वो अपडेट आप यूज़ करो, क्योंकि विंडो आपका अपडेटेड है तो फिर जो वायरस वगैरह के जो बग्स वगैरह के जो प्रॉब्लम आते हैं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जब मैं ये दिखाता हूँ लोगों को तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो पायरेटेड है, क्योंकि इंडिया में ये ऑलमोस्ट लोकल प्रैक्टिस है कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को भी यही पता है कि आप यूज़ करते हो, क्योंकि देखो कंप्यूटर के और आईसीटी के ज़माने में आप कोई भी छोटा सा काम भी अगर कंप्यूटर में करते हो तो तुरंत उनको पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है जो आपसे कनेक्टेड, क्योंकि पूरा डेटा हमारा ओपन है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा फाइल उनको दिखेगा, मगर उतना तो पता होगा कि भाई सतारा में कि गोलापुर में आप ये बंदा जो यूज़ करता है वो पायरेटेड। मगर माइक्रोसॉफ्ट को क्या अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, और आप देखो तो ऑलमोस्ट विंडो का जो बिजनेस है वो 80% से ज़्यादा है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स वगैरह, मगर लोग इतना यूज़ नहीं करते। तो एक चेक फॉर अपडेट कर देना, फिर से एक बार ज़रा देख लेना। आपको क्लिक करना है ये वाला स्टार्टअप मेनू, यहाँ पे लिखना है अपडेट। विंडो 7 में भी आप अपडेट या विंडो अपडेट लिखोगे आ जाएगा। चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे एक बटन आएगा, यहाँ पे एक बटन आएगा चेक फॉर अपडेट। मेरा तो ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट, तो वो नहीं आता है। ठीक है, आप चेक फॉर अपडेट क्लिक करो, नए नए अपडेट आपको मिल जाएंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोपहर को लंच के टाइम जाते हो तो ये सेट करके जाना, जब आप वापस आओगे पूरा सिस्टम अपडेटेड हो जाएगा। ये दूसरी मेरी एडवाइस है। तीसरी एडवाइस जो मैं अभी साथ साथ में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि भाई कई बार क्या होता है, हम नया कंप्यूटर बाजार में से परचेज करते हैं, बच्चों के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जब नया हम परचेज करते हैं तो दुकान वाला जो होता है वो हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देता है, हम भी खुशी खुशी ले लेते हैं। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, रखना ही चाहिए। मगर फिर क्या होता है घर पे या ऑफिस में भी कई बार, जनरली ऑफिस में तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ऑफिस के जो हमारे लोग हैं आईटी वाले, कंप्यूटर रिलेटेड जो है, वो आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं। मगर घर पे क्या प्रॉब्लम रहता है कि भाई हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो कुछ टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाए, फिर वो नहीं चलेगा। यानी कि कोई वायरस आता है तो वो कुछ एक्शन नहीं लेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि भाई कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कई बार फॉर्मेट करना होता है, कई बार डेटा हमारा चला जाता है, राइट। फिर डेटा रिकवरी इतना अच्छे से नहीं होता है, कुछ ऑप्शंस है डेटा रिकवरी के, मगर इतना अच्छा नहीं पता चलता है। तो आप सिंपल एक काम करो कि स्टार्टअप मेनू ओपन करो और लिखो डिफेंडर। डिफेंड यानी जो आता है तो उसको डिफेंड करता है। तो वायरस वगैरह जो भी आता है तो फायरवॉल, देखो जरा यहाँ पे लिखा ही है विंडो डिफेंडर फायरवॉल।
तो फायरवॉल एक ऐसा वॉल है वो आपके कंप्यूटर के आगे वर्चुअली होता है, फिजिकली नहीं होता है, तो वर्चुअली फायरवॉल बन जाता है और जहाँ से भी कोई वायरस आता है तो वायरस को स्कैन करता है, अगर प्रॉब्लम नहीं है डेटा में तो ही आपके पास आने देगा, अदरवाइज वहाँ पे स्टॉप कर। तो आपके कंप्यूटर में वायरस की ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर अपडेटेड है और आपका फायरवॉल आपने ऑन करके रखा है, ठीक है, तो वायरस का ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भी एक बार देख लो जरा, राइट। यहाँ पे आप जब आप जाओगे, राइट, तो यहाँ पे टर्न विंडोज डिफेंडर ऑन एंड ऑफ, देखो मेरा यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क यानी कि मैं मेरा ऑफिस का नेटवर्क अभी यूज करता हूँ, मेरा प्राइवेट कोई नेटवर्क नहीं है, ये भी कोई नेटवर्क नहीं है। तो आप टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, आपके वहाँ पे अगर नहीं है तो आएगा ये बटन, इसको क्लिक कर लो और एक छोटा सा बटन आएगा उसको क्लिक कर दो, तो फायरवॉल ऑन हो जाएगा। फिर बाहर से कोई भी अनवांटेड डेटा आता है कि आपका कंप्यूटर नहीं पहचान पाता है तो उसको स्टॉप करें और आपको मैसेज भी देगा, अगर आप अलाउ करोगे तो ही आपके पास आएगा और ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो ये जरा एक बार याद रखना। 3 ऑप्शन मैंने बताए, पहले परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा अपडेट कैसे आप करवा सकते हो, और तीसरा जो है वो फायरवॉल आप कैसे यूज कर सकते हो। तो सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? हेलो, आ रहा है सर। आता है ना? हाँ, सर। और यूजफुल लगता है कि नहीं लगता है? तो मैं पीपीटी फिर से चलाऊं? हेलो, लगता है सर। जी जी जी। और एक ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, हमारे कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड से एसोसिएटेड है। एक्चुअली आई एम नॉट अ मैन ऑफ एग्रीकल्चर, मेरा तो बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग पूरा और पीएचडी तक मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है। हमारा कॉलेज ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मगर हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, और वो लोग तो ऐसा करते हैं कि हर 6 महीने में अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं। ये आपको भी प्रॉब्लम होता होगा, राइट। आपका कंप्यूटर कुछ धीरा स्लो चल रहा है, कुछ वायरस आ गए, कुछ ओपन नहीं होता है, राइट, तो कंप्यूटर ज़्यादातर स्लो हो जाता है। उसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, अगर वायरस भी कंप्यूटर में आ गया तो भी आपका डेटा कैसे आप ले सकते हो, फिर इसके बाद देता हूँ। तो ज़्यादातर बार हमको क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, और कई लोग को फॉर्मेट करना आता नहीं, फॉर्मेट करने के बाद पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नया डालना होता है। तो ज़्यादातर लोग को ये आता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, दुकान वाला 500-1000 रुपये ले लेता है, राइट, और आपका फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता है। कुछ डेटा हमारा लॉस भी हो जाता है। ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब जरा देखो, हमारा जो कंप्यूटर है, मान लो कि भाई आज मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के अभी के टाइम पे सपोज मैं कंसीडर करूँ, आज 8 सितंबर है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ये जो कंप्यूटर है उसको प्रिजर्व कर सकता हूँ, उसके स्टेट जो है, मेरा कंप्यूटर आज जो चल रहा है उस स्टेट को मैं एक जगह पे स्टोर कर देता हूँ। मान लो कि 2-4 महीने के बाद कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आई, ठीक है, तो मैं फिर से ये स्टेट पे वापस आ सकता हूँ, आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। कुछ अगर सॉफ्टवेयर इन बिटवीन 3-4 महीने में नया इंस्टॉल किया है तो वो खाली चला जाएगा, बाकी पूरे जो सॉफ्टवेयर है, पूरा डेटा है, वो एज इट इज रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर में माइक ये विंडो आई मीन स्टार्टअप मेनू ऐसे ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। देखो, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। अगर आपको थोड़ा समझ में मेरा नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर गूगल में, यूट्यूब में जाके चेक करना, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक्चुअली ट्रेनिंग का मतलब ही ये है कि मुझे आप सबको मास्टर नहीं बना देना। देखो, मुझे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आपको पता चले कि दुनिया में ऐसा ऐसा भी होता है, तो आपको क्या ज़्यादा हर्डल ना आए। तो क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, राइट, ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखो, यहाँ पे जनरली हमारा जो सी ड्राइव होता है वो लोकल ड्राइव होता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर की होती है। तो कभी भी सी ड्राइव को फॉर्मेट ना करना, बाकी सारे को ड्राइव को फॉर्मेट करो, ठीक है। प्रॉब्लम आता है फॉर्मेट करना पड़े, वो अलग बात है, मगर कभी भी सी ड्राइव को टच ना करना, वो हमारा सिस्टम ड्राइव है, कंप्यूटर अच्छे से चलता है। तो सी ड्राइव को आप क्लिक करो और नीचे लिखा देखो, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट राइट नाउ फॉर द ड्राइव्स, राइट, यानी कि अभी मैं एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता हूँ। मैं आज की डेट देता हूँ, तो आज की मैंने डेट दी और मैं क्रिएट करता हूँ। देखना, ये भी कुछ 10-15 सेकंड लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये क्या करेगा कि आज का मेरा जो स्टेट है, आज का मेरा जो कंप्यूटर है उसको फ्रीज कर देगा। बाजार में से हम कोई ठंडी चीज़ लाते हैं, राइट, आइसक्रीम वगैरह, तो उसको फ्रीज कर देते हैं क्योंकि उसको क्या बिगड़े नहीं, मेल्ट ना हो जाए। ऐसे ही ये कंप्यूटर आपका पूरा फ्रीज हो जाएगा।
मान लो कि 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। जैसे ही प्रॉब्लम आएगा ना, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने की ट्राई करो, वो आपको तुरंत मैसेज देगा कि यू हैव टू रिपेयर योर कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर रिपेयर करना पड़ेगा। आप रिपेयर वालों पे क्लिक करोगे तो आपका रिस्टोर पॉइंट जो भी आपने बनाए हुए है पास्ट में, भूतकाल में, तो वो सारे रिस्टोर पॉइंट आपको दिखेंगे। आप ये वाला आज की डेट का रिस्टोर पॉइंट क्लिक करो, वो स्टोर हो जाएगा, अरे बाकी सारी एरर निकल जाएगी। आप नहीं बिलीव करोगे, मैंने एक कंप्यूटर लिया था 2007 में, मेरे मिसेस का पीएचडी चल रहा था, तो उनके लिए एक कंप्यूटर लिया था 2007 में। अभी भी वो लैपटॉप था, अभी भी वो लैपटॉप बहुत अच्छे से चलता है, हम इसको डे टू डे यूज भी करते हैं, उसमें विंडोज 7 ही है। मैं ये थोड़े थोड़े जो ये स्टेप्स है वो थोड़ा फॉलो करता हूँ, इतना तो टाइम नहीं मिलता है, फिर भी 3-4 महीने 6 महीने में एक बार ये सब चला लेता हूँ, तो अच्छे से मेरा कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो ये भी अभी 5-10-15 सेकंड में ये फिनिश हो जाएगा। देखो, द रिस्टोर पॉइंट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर आप ओके कर दो, तो आज का मेरा रिस्टोर पॉइंट हो गया। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा, मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ। तो ये 3-4 ऑप्शन मैंने जो बताया वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आशा रखता हूँ कि आप भी उसको फॉलो करो। अभी थोड़ा मोबाइल का बता देता हूँ, मोबाइल को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। मोबाइल को जब हम स्पीड अप करते हैं, राइट, स्पीड अप कैसे करना चाहिए। कई बार लोग व्हाट्सएप वगैरह चैट फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आपका मोबाइल जो होता है, देखना जरा, आपके मोबाइल में ज्यादातर जो मेमोरी कंज्यूम करता है वो करता है वीडियो और फोटो, और व्हाट्सएप में ज्यादातर वीडियो एंड फोटो आते हैं। आप कई ग्रुप को सेट कर सकते हो कि इनके वीडियो और फोटो स्टोर ना हो, स्टोर तो नहीं होते, मगर इसके साथ साथ व्हाट्सएप में एक फैसिलिटी है स्टेटस की। स्टेटस में मान लो कि आपने कुछ फोटो देखे, कुछ वीडियो देखे, तो वो सारे वीडियो एंड फोटो आपकी मोबाइल में स्टोर हो जाएंगे इंटरनल मेमोरी में। चाहे आपका फोन 128 GB का है, उससे ज्यादा का इंटरनल स्टोरेज है, फिर भी कुछ टाइम के बाद स्लो होता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए गूगल का बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन आता है, इसको बोलते हैं गूगल फाइल्स। ये लोगों ने तो इंस्टॉल भी किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल कर दो, गूगल फाइल्स। गूगल फाइल आप इंस्टॉल करो, देखो फाइल का सिंबल ऐसा है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सिंबल ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाओ, अच्छे से आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत छोटी एप्लीकेशन। इसको आपने इंस्टॉल किया, फिर इसको क्या आपको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद इसको एक बार ओपन करना है, और इसमें एक फोल्डर इंटरनल स्टोरेज में इसमें जाओगे आप, फोल्डर है तो इसमें अलग अलग फोल्डर होते हैं, तो इसके एक फोल्डर का नाम है इंटरनल स्टोरेज, उसमें आप चले जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप का पूरा फोल्डर डिलीट कर दो ये फाइल में जाके, ठीक है। मैन्युअली बाहर का जो फाइल होता है उसमें ना डिलीट करना, वरना व्हाट्सएप चले जाएगा। इसमें आप डिलीट करोगे तो क्या होगा कि व्हाट्सएप के अंदर जो भी इमेजेस, स्टेटस वगैरह जो आया है, जो आपने स्टोर नहीं किया है, वो सारा डिलीट हो जाएगा, स्टेटस वीडियो सारे डिलीट हो जाएंगे, और स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। आपको ही पता लगेगा कि पहले इतना स्टोरेज था, अभी कम हो गया है, तो आपका फ्री स्पेस, जितना फ्री स्पेस ज़्यादा रहेगा कंप्यूटर में कि मोबाइल में, उतना वो स्पीड से काम करेगा। कोई पेनी भी स्पेंड करने की जरूरत है, कोई रुपी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा उसका ये है, तो ये जरा आप फॉलो करना। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? हेलो सबको, हेलो, अच्छा, तो मुझे और एक चीज बताओ कि आप सब अभी थोड़ा सिक्योरिटी की बात कर लो, और फाइनेंस के रिलेटेड थोड़ी बात कर लो, क्योंकि जब फाइनेंस की बात करते हैं ना, लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप सब ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की, ऑनलाइन शॉपिंग सब तो करते होगे, ठीक है ना? फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी वहाँ पे आपने सेट करके रखा है, हेलो, रखा है ना सबने, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह पे, वहाँ पे आप उसके हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। थोड़ा मैं इसका जरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ अभी। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ। देखो, जब सिक्योरिटी की बात आती है,
और जब फाइनेंस की बात आती है तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, कई बार लोग क्या, कुछ एल्डर लोग होते हैं, मान लो कि मेरे पापा है, तो उनको मोबाइल में इतना वो नहीं आता है, ठीक है, तो उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि भाई आप कुछ भी काम फाइनेंस के रिलेटेड मोबाइल पे मत, उनको आता नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और अभी इनकी एज 70+ है तो सीखना भी थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो अगर आपकी भी एज, मैं ऐसा नहीं बताता कि आपको सीखना नहीं चाहिए, सीखना ट्राई करो, छोटा छोटा ट्रांजेक्शन करो और उसके बाद कंफर्टेबल हो तो इसमें आगे बढ़ो। अगर फिर भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो बैंक में फिजिकली जाओ और पैसे विड्रॉ करो और शॉपिंग करो, इसके झंझट में ना पड़ना। ये पहली बात, ये थोड़ा थंब रूल जैसा है, माइलस्टोन जैसा है कि कंफर्टेबल नहीं हो, ट्राई किया फिर भी नहीं आता है तो छोड़ दो। अभी सिक्योरिटी में दिक्कत क्या होती है देखना, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, मान लो कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की बात करते हैं, तो बैंक वाले हर रोज हर बार आपको कहते हैं, अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग ओपन भी किया है, ओपन करो इसको, तो वहां पे भी लिखा हुआ आता है कि कोई भी बैंक, कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला जो है वो आपको कभी भी आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन पूछता नहीं है। समझना, ये बात अच्छे से समझना, ठीक है। फिर भी लोग, आपको भी किसी को भी एक्सपीरियंस भी शायद हुआ होगा या आपके कलीग रिलेटिव उनको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि भाई कई बार फोन आता है, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह मांग के देते और फ्रॉड हो जाता है। देखो इसमें कैसे फ्रॉड होता है वो जरा अच्छे से समझने की जरूरत है। मान लो कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, सो एंड सो बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और ये मेरा नंबर है लाइक 5297304862493109। मान लो कि ये मेरा ऐसा क्रेडिट कार्ड का नंबर है, 12 डिजिट या 16, ऑलमोस्ट तो 12 डिजिट का नंबर रहता है, ठीक। अभी ये जो नंबर रहता है इसमें क्या, और उसके पीछे 3 डिजिट का CVV होता है, राइट। मान लो कि 58 लेक्चर, एक 3 डिजिट का CVV होता है। अभी देखना जरा इसमें क्या होता क्या है कि ये जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर है, ठीक है, इसमें से आगे के जो कुछ एक डिजिट है वो तो बैंक को रिलेट करते हैं, बैंक, और इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। ये कुछ आप 4-5 डिजिट 5-6 डिजिट डालोगे तो तुरंत आपको, आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया तो आपको पता होगा कि आपका रुपए का कार्ड है कि मास्टर कार्ड है कि वीज़ा का कार्ड है, ठीक है, तो ये इससे बिलोंग करता है। यहाँ पे लिखा भी होता है कि भाई वीज़ा। ये सारे पेमेंट गेटवे ऐसा होता है। देखो जरा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जब बात निकली है तो मैं बता देता हूँ, जब भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में कोई फ्रॉड होता है तो बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, माइंड वेल। अगर आप बैंक में बात करोगे, बैंक वाले आपको सपोर्ट करेंगे, मगर बैंक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मान लो कि आपके खाते में से कुछ चला गया, अकाउंट में से कुछ पैसे डिडक्ट हो गए, किसी ने चोरी कर लिया, हैकिंग कर लिया, बैंक में जाओगे, बैंक वाले सपोर्ट करेंगे, पुलिस भी सपोर्ट करेंगी अप टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर उससे ज़्यादा नहीं होता है। बैंक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और आपको वो पैसे गंवा देने पड़ते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करो। तो आगे के 5-6 डिजिट होते हैं, ऑलमोस्ट 6 डिजिट, तो वो पेमेंट गेटवे होते हैं। हर एक कार्ड में ऑलमोस्ट फिक्स होता है। आप वीज़ा के थोड़े कार्ड ले लो और चेक करना, तो आगे के कुछ डिजिट फिक्स रहेंगे। पीछे के जो मैं 12 डिजिट का ही कंसिडर करूँ, ये एक्चुअली नहीं है। तो पीछे के जो 3-4 डिजिट है वो आपकी बैंक और वो आपका ब्रांच के रिलेटेड होता है, किस टाइप का अकाउंट है वगैरह। तो ये मान लो कि भाई इंडिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं SBI की बैंक होती है उनके पास। अभी जो मैंने बात की ना, तो हैकर काम कैसे करते हैं, मान लो कि सतारा में SBI का बैंक है और कुछ एक ब्रांच है, तो आपको फ़ोन ऐसा आता है, अभी देखना जरा हैकिंग कैसे होता है। कुछ फ़ोन ऐसा आता है, वो बोलेंगे आपको कि सर या मैडम आपका कार्ड ये है 529730, राइट, पीछे के डिजिट है 6249, सतारा का SBI का कुछ वहाँ पे है। या वो बोलेंगे सर बीच के कुछ नंबर नहीं है और आपके कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। और वो ऐसे ही कस्टमर को ट्राई करेंगे कि जिनके कार्ड में दिक्कत माने कि कार्ड का एक्सपायर होने वाला है, नज़दीक टाइम है, राइट, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि सर आपके या मैडम आपके कार्ड का ये नंबर है, पीछे ये नंबर है, राइट, और आपके कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट बैठ जाएगा। आप बोलोगे यस, बीच में तो 48 है, यानी कि इसको पूरा कार्ड नंबर मिल गया। देखो 12 डिजिट का पूरा, क्योंकि ये तो फिक्स है वीज़ा के लिए, मास्टर कार्ड के लिए। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, नंबर तो कुछ अलग होंगे। बैंक ब्रांच का या बैंक का भी थोड़ा फिक्स है, दूसरे बीच के 2-3 नंबर ही खाली उनको चेंज करने होते हैं।
वो आपको पूछेंगे और आप जल्दी जल्दी में दे देते। फाइन, चलो कार्ड नंबर आ गया। फिर वो सीवीवी नहीं पूछेगा क्योंकि सीवीवी तो सीक्रेट है, आप भी दोगे नहीं। चलो ठीक है, अभी हैकर ने क्या किया, सीवीवी तो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और 3 बार जब आप ट्राई करते हो गलत ट्राई होती है, चौथी बार ट्राई करते हो तभी कार्ड लॉक होता है, उसके बिना कार्ड लॉक नहीं होगा। फिर हैकर क्या करेगा, पूरा कार्ड नंबर उसको मिल गया, वो आज 3 बार ट्राई करेगा, दूसरे दिन 3 बार ट्राई करेगा, अलग अलग नंबर, अलग अलग ऐसे नंबर अलग अलग लेके महीने 2 महीने ट्राई करेगा, 3 ही बार करेगा, चौथी बार नहीं करेगा, उसको भी पता है कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो आपका भी उपयोग का नहीं रहेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे कार्ड के साथ छेड़खानी की है, तो वो ब्लॉक नहीं करेगा। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसे 3 डिजिट वो बारी बारी चेक करता है, एक बार तो वो सेट हो ही जाएगा। चलो 1 साल, हैकर तो ऐसे होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल काम करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन निकाल ले। चलो आपका कार्ड नंबर मिल गया, सीवीवी मिल गया, शॉपिंग तो हो जाएगी। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर हमारा तो ओटीपी आता है हमारे फ़ोन में। चलो ठीक है, ओटीपी आता है, मगर कई कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को शॉपिंग की वेबसाइट है वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, क्योंकि आपका कार्ड वगैरह स्टोर हो गया तो उसके साथ साथ जो फ़ोन नंबर है वो भी फ़ोन नंबर उनको मिल जाएगा और इसके तो सारा डेटा का बिजनेस चलता है अभी। आपको कई बार ऐसे कॉल आते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए और वहाँ से आपको कॉल आता है, इंश्योरेंस ले लो, लोन ले लो, तो उनके पास आपका नंबर आया कैसे, वो डेटा सारा फैच कर लेते हैं। फ़ोन नंबर मिल गया, अभी ऐसे सारे ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है, मगर कई बार क्या होता है फ़ोन नंबर क्लोनिंग हो जाता है। और एक दूसरी चीज़ इसके साथ साथ बताओ, क्योंकि ये जो ओटीपी जो आपको मिलता है ना, वो ओटीपी एक तो आपके फ़ोन पे जाता है और एक आपके ईमेल पे जाता है। और ज़्यादातर लोगों की प्रैक्टिस क्या रहती है कि कई बार आपने कोई ऐसी जगह पे गए, वहाँ पे मैं ईमेल का भी आपको एक सिक्योरिटी वाला बताता हूँ कि वहाँ पे आपने ईमेल ओपन किया, साइन आउट करना भूल गए, फिर दूसरा बंदा 2-3 दिन के बाद आके भी कंप्यूटर ओपन करेगा, आपका ईमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आइदर फ़ोन नंबर आइदर ईमेल से आपका ओटीपी वो हैक करने की ट्राई करेगा। और कार्ड नंबर मिल गया, सीवीवी मिल गया, ओटीपी मिल गया, फिर तो कोई ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अगर कार्ड का नंबर और सीवीवी मिल जाता है, आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, ठीक है, पेट्रोल वाले को कार्ड देते हो, वो कार्ड डालता है, पिन डालते हो, ठीक है, और वो काम हो जाए। कई बार तो पिन की जरूरत भी नहीं, अभी तो वो चिप वाले कार्ड हो गए तो पिन नंबर मैंडेटरी है, वरना पहले तो पिन नंबर भी नहीं था और ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। और वो हैकर भी क्या इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि वो बहुत मोटी अमाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हमको तो ट्रेस भी नहीं रहता है, 100-200 रुपये हमारे खाते में से निकल गया, हमको पता भी नहीं चलेगा। मान लो कि शाम होते होते हैकर ने 15-20 जने से 200-200 रुपये निकाले, 4-5 हज़ार का, तो उनका वो फायदा हो गया, ठीक है। तो हैकर ऐसे काम करते हैं। तो कभी भी माइंड वेल किसी को कार्ड की इंफॉर्मेशन ना दो, कभी कोई भी चाहे कितना भी पूछे, कार्ड की इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है, क्योंकि बैंक वालों का पता भी नहीं होता है आपका कार्ड नंबर वगैरह क्या होता है, क्योंकि ये तो पेमेंट गेटवे को पता है। आपके पास जो कार्ड आता है ना, वो पेमेंट गेटवे से आता है, बैंक से नहीं आता है। तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बैंक वाले कभी पूछेंगे भी नहीं। और फिर हैकर तो ऐसे होते हैं कि सर मैं एसबीआई सतारा से बोल रहा हूँ और मिस्टर शर्मा ब्रांच मैनेजर, आपको पता है मिस्टर शर्मा वहाँ पे काम करते हैं, आपको थोड़ा ट्रस्ट बैठ जाता है, क्योंकि हैकर तो उसने सारा स्कैन, अभी तो ये डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कौन से बैंक में कौन सा मैनेजर, बैंक का ब्रांच वगैरह वो आपको बोलेंगे, ट्रस्ट बैठ जाता है, आप नंबर दे देते हो। सीवीवी नहीं देते हो तो भी थोड़े टाइम में वो सीवीवी निकाल देता है और फिर ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसा ना करो, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं पूछता है, कभी भी देना भी नहीं चाहिए, कभी दो भी मत, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हेलो सबको? यस सर। ठीक है ना? यस सर। दूसरा चीज ईमेल के बारे में बहुत जो अच्छी वाली चीज आपको बताता हूँ, कल मैंने थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो जरा ले लेना इसका, कि आपको थोड़ा फ्यूचर में भी याद रहे, ठीक है। दूसरी जो मैं आपको ईमेल के रिलेटेड बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत सेंसिटिव है, जरा याद रखना। देखो होता क्या है कि आपके मोबाइल में ज़्यादातर हम क्या होते हैं, मोबाइल नया लेते, प्ले स्टोर वगैरह डालते, तो प्ले स्टोर अगर आपको रन करना है तो आपको ईमेल देना पड़ेगा। हमने प्ले स्टोर में ईमेल डाल दिया, फिर एक ऐसी एप्लीकेशन आती है गूगल यानी कि जीमेल की, ठीक है ना, साथ में हो ना सब मेरे, हेलो? जीमेल की एप्लीकेशन आती है, फाइन। मेरे फ़ोन में मैंने जीमेल ओपन कर दिया। पहली बार जब आप ओपन करेंगे वो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। दूसरी, कभी भी ये पासवर्ड यूज़र नेम आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारा जो गूगल का पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन। सिंगल साइन ऑन का मतलब एक बार आपने साइन ऑन कर दिया, आपका डिवाइस है, दूसरी बार आपको नहीं पूछेगा। हाँ, कोई और डिवाइस पे जाते हो आपको मैसेज वगैरह मिलेंगे, मगर इस डिवाइस में आपको नहीं पूछेगा। अभी क्या है, मान लो कि आपका फ़ोन चोरी हो गया,
कई जगह पे आप भूल गए, मिसप्लेस हो गया, किसी और बंदे के पास आ गया, बच्चे के पास आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अभी मान लो कि आपका फोन चोरी हो गया, ठीक है, फोन चोरी हो जाता है, किसी को मिल गया, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो हैकर है, वो ऐसे लेमैन है तो ठीक है, उनको ऐसा पता भी नहीं होता है, मगर मैं तो वर्स्ट कम वर्स्ट केस की बात करता हूँ, तो जीमेल ओपन करेगा, पूरा आपका ईमेल वहां पे ओपन हो जाएगा। आपने पुलिस में कंप्लेन की है, वो सब ठीक है, मगर उसके बाद भी जिसके पास ये फ़ोन है तो ये ओपन हो जाए। और ये फिंगरप्रिंट वगैरह जो आता है कि 4 डिजिट का पिन नंबर आता है, वो कोई ट्रस्टवर्थी नहीं है, वो इजीली कंप्यूटर में आप डालोगे, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, वो अनलॉक हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। एप्पल के फ़ोन में भी नहीं है, वो ज़रा अच्छे से देखना। फेस वेस ठीक है, मगर फेस में ज़्यादातर लोग फेस लॉक क्यों नहीं रखते, कई बार वो डिटेक्ट नहीं करता है फेस वाला, तो ज़्यादातर लोग फेस लॉक नहीं रखते, तो ये उसमें दिक्कत है कि जीमेल ओपन हो गया। अभी मान लो कि वो बंदा हैकर है, तो आपके जो ईमेल देखेगा वो बंदा, तो उसको पता चल जाएगा कि इनका अकाउंट एसबीआई की सो एंड सो ब्रांच में है, या ये इनका डीलिंग इस जगह पे होता है, इनका बिजनेस है तो ये जगह पे बिजनेस होता है, इनको इस जगह से माल मिलता है, वगैरह वगैरह। तेव्हा लागणार तुषार म्हणला डॉक्टरची ट्रीटमेंट आहे ना. तो जीमेल आपका ओपन हो गया तो पूरी कुंडली आपकी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपका काम है, जो रिलेटिव वगैरह को आपने मैसेज भेजे, तो सारा उनको पता चल जाएगा कि इनका रिलेशन इन लोगों के साथ, इन बैंक के साथ, इन कंपनियों के साथ है। आपका फोन तो चोरी हो गया, आपने कंप्लेन कर दी है, राइट। तो अभी ऐसा ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए हमको, जब भी हमको और कई बार दिक्कत क्या होती है, देखो मान लो कि ये ट्रेनिंग है, ठीक है, आप आनंद में कुछ ट्रेनिंग लेने आए, आप भी कहीं लगे जगह पे ट्रेनिंग लेने वगैरह, कुछ होटल वगैरह में जाते हो, आपको जिस रूम में स्टे कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लैपटॉप वगैरह दिया हुआ है आपको, हमने 2-4 दिन के लिए कि भाई आप अपना काम कर सको, आपने अपने ईमेल ओपन कर लिया। फिर आप जब 4-5 दिन के बाद यहाँ से वापस जाते हो, आप साइन आउट नहीं करते, साइन आउट करना भूल जाते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट बंदा जो भी आएगा तो आपका पूरा ईमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप तो वापस चले गए महाराष्ट्र में, गुजरात में आए थे कुछ दिन के लिए, गोवा घूमने गए थे कुछ दिन के लिए, कहीं और जगह पे घूमने गए थे, होटल वगैरह में आपने एक्सेस किया था, उनका कंप्यूटर है, ठीक है, और फिर साइन आउट करना भूल जाते, तो वो ईमेल तो वहाँ पे चालू रहेगा, आपके मोबाइल में भी चालू रहेगा, वहाँ पे भी चालू रहेगा। तो दिक्कत क्या होगी कि अब आपको पता नहीं, और शायद पता होगा तो भी यहाँ पे कैसे आप आ सकते हो वापस। तो इसके लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, तो आपके ईमेल में ही ये फीचर है। इसके साथ साथ थोड़े 2-3 फीचर और बताऊंगा, मगर पहले ये फीचर हम देखते हैं। मान लो कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जीमेल का एक अकाउंट है, तो ये जो अकाउंट है, मान लो कि मैं कुछ दिन पहले ट्रेनिंग लेने गया था बेंगलोर में, और बेंगलोर में मैंने ये अकाउंट ओपन किया था, वहाँ पे हॉस्टल में मुझे लैपटॉप दिया था वगैरह, और इंस्टीट्यूट वालों ने दिया था, कुछ लोग देते भी ऐसे, और कुछ बार कई बार आपके रिलेटिव के वहाँ जाते हो और वहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे अकाउंट ओपन किया, अभी साइन आउट करना भूल गए और वापस आ गए, फिर आपको दिमाग में आया कि यार मेरा तो अकाउंट वहाँ पे शुरू है, हाउ कैन आई साइन इट आउट। तो देखो, इसके लिए एक बहुत बढ़िया जीमेल का फंक्शन है। एक्चुअली ये कंप्यूटर पे काम करता है, मोबाइल के लिए इसकी सेपरेट एप्लीकेशन है, मगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मैं नहीं बताऊंगा, आप कंप्यूटर में ओपन कर लो, इजीली हो जाएगा। देखो, तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे और लास्ट में आओगे, ये इनबॉक्स है मेरा, ठीक है, तो लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट एक्टिविटी 1 आवर अगो, यानी कि 1 घंटे पहले मैंने ये कुछ अकाउंट ओपन किया था, कुछ काम किया था इसमें। और यहाँ पे देखो डिटेल्स है, ठीक है, तो आप डिटेल्स पे क्लिक करो। डिटेल्स में जब भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपका अकाउंट आपने कौन कौन सी जगह पे ओपन किया है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हेलो हेलो, माई स्क्रीन? यस सर। जी जी। तो जीमेल आपने ओपन किया, ठीक है, फिर से एक बार देखना जरा, कुछ दिक्कत आई थी बीच में। जीमेल ओपन किया, लास्ट में चले जाओ, लास्ट में ये डिटेल्स है, तो डिटेल्स में चले जाओ, ठीक है, और इसको आप ओपन कर लो। तो जितनी बार आपने अकाउंट ओपन किया था वो सारी डिटेल पिछले 5-7 दिन की यहाँ पे आ जाती है। मेरा खैर ये तो अकाउंट में इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा रेगुलर अकाउंट, उसमें बहुत सारी डिटेल आती है, कौन सी जगह पे, किस टाइम पे, कौन से मोबाइल में, कौन से डिवाइस में। देखो, मोबाइल में भी मैंने यूज़ किया था, ब्राउज़र में भी, कंप्यूटर में भी यूज़ किया था, राइट। फिर आप सिक्योरिटी चेकअप पे चले जाओ। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेकअप पे चले जाओगे, राइट, आपको ये मिलेगा कि मेरा अकाउंट अभी कहाँ ऑन है। तो मेरा देखो, मेरा अकाउंट, मेरा जो फ़ोन है इसमें ऑन है, ठीक है, और मेरा अकाउंट ये डिवाइस पे ऑन है। आप इसको क्लिक करो,
यानी कि मान लो कि होटल में आप भूल गए कि कुछ और जगह पे आपको रिलेटिव थे वहाँ भूल गए, तो इसको ऑन करो, ठीक है। और इसको ऑन करने के बाद राइट एक्चुअली एक मिनट, या साइन इन एंड रिकवरी जो योर डिवाइसेस रादर, या योर डिवाइसेस है, डिवाइस पे आप क्लिक करो। तो जरा अभी वो थोड़ा सेटअप चला गया है, एक बार मुझे जरा चेक करने दो। नहीं, ये क्या है कि मेरा ट्रस्टेड डिवाइस है, मैंने वहाँ पे वो साइन ऑन किया है, तो उसको छोड़ दो। तो आप सिंपल लिखो गूगल एक्टिविटी, गूगल एक्टिविटी आप क्लिक करो, इसमें बहुत सारे डिवाइस पे आपको दिखाएंगे, देखना। गूगल एक्टिविटी आप क्लिक करो, राइट, और क्लिक करने के बाद आप सिंपल चले जाओ गूगल अकाउंट पे, राइट। गूगल अकाउंट पे आप अगर चले गए, ठीक है, तो आपको पूरा अकाउंट का इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। और प्राइवेसी पर्सनलाइजेशन में चले जाओ, तो यहाँ पे जो भी आपके आपके अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हुई है वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। और फिर आप सिक्योरिटी पे जाते हो, तो सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको पूरा इसका डिटेल मिलेगा। और नीचे देखो डिवाइसेस, एक बार फिर से देखना जरा, फिर से मैं थोड़ा चला लेता हूँ क्योंकि अभी ये जीमेल में से फीचर थोड़ा निकल गया है। एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। आप जीमेल में जाओ, लास्ट में जाओ, डिटेल्स पे क्लिक करो, राइट, सिक्योरिटी चेकअप पे क्लिक करो। सिक्योरिटी चेकअप आपका पूरा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आपको नहीं मिलता है तो आपको लिखना है गूगल एक्टिविटी। गूगल एक्टिविटी पे क्लिक करो, ये गूगल एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। गूगल अकाउंट पे आप क्लिक करो, और गूगल अकाउंट पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है ना, तो वो नहीं दिखाता है, वरना अगर आपके पास एक अकाउंट है तो दिखाए, मेरे पास 4 अकाउंट है। तो सिक्योरिटी पे आप क्लिक करो और नीचे आओ, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो कौन कौन सी डिवाइस पे एक्टिव है और अभी कौन से चल रहा है, अभी विंडो में चल रहा है। ये मेरा मीटिंग चल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैं सपोज इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, इसमें जब भी मैं क्लिक करता हूँ मेरे सारे डिवाइस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और इस पे सपोज मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो साइन आउट, यानी कि यहाँ पे बैठे बैठे वो जो डिवाइस है, जहाँ पे भी वो डिवाइस है, वो अकाउंट में साइन आउट कर सकता हूँ। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, साइन आउट, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, राइट, तो साइन आउट। ये मेरे सारे घर के वगैरह डिवाइसेस है, तो मुझे साइन आउट खैर मैं नहीं करता हूँ। मगर आपको अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ ऐसे करके साइन आउट कर सकते हो। ये थोड़ा मेथड समझ में आया? बीच में थोड़ा ग्लिच आ गया था, थोड़ा समझ में आया? हेलो? यस सर। तो जब भी फ़ोन चोरी हो जाता है या कुछ ऐसा होता है आपके साथ, भूल जाते हो कहीं पे, तो इमीडिएटली गूगल अकाउंट ओपन करके इसको साइन आउट कर देना। इसकी एक बेनिफिट ये है कि गूगल में आप सेट कर सकते हो पासवर्ड। साइन आउट आप कर दोगे तो वो उसको आपका ईमेल वीमेल कुछ ओपन होके नहीं मिलेगा, और आप फिर पासवर्ड चेंज कर दो तो वो बंदा ओपन भी नहीं कर पाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये ज़रा अच्छे से याद रखना। आई होप कि सबको ये समझ में आता होगा। हेलो? यस सर, यस ठीक सर। है। चलो, अभी आपको कंप्यूटर या मोबाइल के लिए कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक दो चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ। मगर अभी आपके पास कोई डाउट है मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, तो मुझे पूछो जरा। यस, थोड़ा मैं वेट करता हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए। कोई डाउट है तो पूछो मुझे प्लीज़। हेलो? 1-2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना जरा। ठीक है, चलो, कोई डाउट शायद लगता नहीं है। अगर कुछ होता है तो मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो, फ़ोन वोन करके, ईमेल करके आप पूछ सकते हो। दूसरा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि मान लो कि भाई आपका फ़ोन, मैं थोड़ा एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, सबको बिलोंग नहीं करेगा, मैं ऐसे होप भी करता हूँ कि किसको बिलोंग ना करे। मगर मान लो कि बच्चा कोई फ़ोन यूज़ करता है, बच्चा थोड़ा एडलर है आपका बच्चा, कुछ फ़ोन वगैरह यूज़, कभी तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ भी करना होता है, करना भी पड़ता है हमको, क्योंकि स्कूल पे तो नहीं जा सकते फिजिकली। आपके वहाँ महाराष्ट्र में स्कूल्स ओपन हो गए हैं? हेलो? हेलो? नहीं, अभी ऑनलाइन चल रहा है कि ओपन नहीं हो सर, गए? अभी तक नहीं। ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो आप तो मान लो कि ऑफिस आ जाते हो, फिर घर पे बच्चे वगैरह फ़ोन यूज़ करते, क्या उसमें यूज़ करते, कौन सा गेम वगैरह खेलते? कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे इतने होशियार हो गए कि उनको वहाँ पे जो मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं और साथ साथ में कुछ और करते रहते हैं। ऐसा भी सेटिंग आता है, बच्चों को सब आता है क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो तो आपको कैसे पता चले कि बच्चे ने क्या क्या देखा है?
बच्चे ने क्या क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन की है, कौन कौन सा वेबसाइट ओपन किया है वगैरह। तो उसके लिए फिर से देखना जरा कि गूगल माई एक्टिविटी है, ठीक है। गूगल माई एक्टिविटी में अब अभी आप जाते हो, राइट। तो इसमें फिर से मैं जरा ओपन करता हूँ इसको। आप गूगल की माई एक्टिविटी ओपन करो, राइट। जैसे ही माई एक्टिविटी आप ओपन होगी तो आपका मान लो कि ये अकाउंट है, तो इस अकाउंट में ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइट, वेब एंड दैट मच, राइट। तो पूरा इसमें डिटेल आ जाएगा, राइट, कि कौन कौन सी एक्टिविटी वगैरह कौन कौन सा इसमें ओपन किया था, राइट। एक्चुअली मेरे पास इतने एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट मैंने घर पे सेट नहीं किया, तो इसमें नहीं दिखाएगा। फिर आप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब वगैरह में उन लोगों ने क्या दिखा है, राइट, तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। मैं मेरा और एक अकाउंट में आपको दिखाता हूँ, उसमें शायद कुछ एक्टिविटी होगी। तो इसमें अगर आप चले जाते हो मैनेज एक्टिविटी में क्लिक करते हो, राइट, तो पूरा आपको देखो जो बच्चे ने जो जो वीडियो देखे थे वगैरह पूरा लिस्टिंग यहाँ पे आ जाता है, पूरा लाइफ लॉन्ग लिस्टिंग है ये सारा, राइट। खैर ये तो मेरा घर का एक अकाउंट है तो इसमें बहुत सारे वो अलग अलग रहते हैं, राइट। तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे होता है फिल्टर बाय डेट वगैरह करते हो। ऐसे ही एप्लीकेशन में आप क्लिक करोगे तो कौन सी एप्लीकेशन कौन सी गेम वगैरह ओपन हुई थी आपके फ़ोन में, आपका जो अकाउंट है वहाँ पे वो। और एक जरा ऐसा ही रखना कि आपका अकाउंट और घर वाला फ़ोन का या कंप्यूटर का अकाउंट सेम रखना, तो सारी एक्टिविटी का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि घर पे जो कोई रहता है, राइट, मैं ऐसा नहीं आपको बोलता हूँ कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मगर पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि इससे ये मोबाइल वगैरह से ज़्यादा हमारा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स सबको पता है, एप्पल के जो फाउंडर चेयरमैन थे। तो स्टीव जॉब के एक फ्रेंड थे, एंडरसन शायद उनका नाम था। वायर मैगजीन के वो सीईओ थे, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी मैगजीन आता है। वो एक बार उनके घर में डिनर करने गए तो उन्होंने पूछा स्टीव जॉब को, जब वो स्टीव जॉब तो खैर अभी नहीं रहे, कैंसर से वो डाइड आउट हो गए, मगर जब वो जिंदा थे तो वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा उनके फ्रेंड ने स्टीव जॉब को कि आपके बच्चे जो होते हैं वो कौन सा आईफोन यूज़ करते हैं, कौन सा आईपैड यूज़ करते हैं, कौन सा एप्पल यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। 12-13 साल के बच्चे थे उन टाइम उनके। स्टीव जॉब ने बताया कि मेरे बच्चे ने अभी तक आईफोन, यानी 12-13 साल के थे जब, आईफोन आईपैड कुछ टच नहीं किया, यानी मैंने दिया ही नहीं, राइट। क्योंकि उनको पता था कि ये मॉन्स्टर है, ये जो मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर वगैरह है जो बच्चे यूज़ करते हैं, हम तो खैर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मगर वो जो है वो मॉन्स्टर है। बच्चा कुछ भी ओपन कर लेता है और फिर एडिक्टेड हो जाता है, उसका हैबिट लग जाता है। तो कभी भी बच्चे को जितना टाइम एजुकेशन वगैरह है वो दो, बाकी उसके साथ बैठो, थोड़ा उनका होमवर्क वगैरह में आप ध्यान दो, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे, राइट, तभी तो वो ग्रो करेंगे, पूरा इंडिया तभी ग्रो करेगा, राइट। तो हम भी थोड़ा मोबाइल का कंट्रोल रखें। और अभी जैनों का पर्यूषण चल रहा है, इसमें शायद कोई जैन होंगे तो उनको पता है। अभी कल परसों ही मैंने एक न्यूज़ वो आर्टिकल पढ़ा था। तो जैन लोगों ने क्या किया, जैन लोग तो आपको पता है पर्यूषण वगैरह आते हैं तो वो फास्टिंग बहुत करते हैं। कुछ लोग तो 30 दिन के 50 दिन के फास्टिंग करते, कुछ ऑल्टरनेट फास्टिंग करते। तो अभी एक नया फास्टिंग का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने निकाला है, डिजिटल फास्टिंग। यानी कि उन लोगों ने एक एप्लीकेशन जैसा बनाया है कि भाई जितने जो ये वो ग्रुप में है, तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अगर आप मोबाइल टच नहीं करते हो, व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक वगैरह ओपन नहीं करते हो, तो आपको कुछ वो लोग अवार्ड जैसे, यानी कि कुछ रेम्यूनरेशन या कुछ अवार्ड जैसा वो देते हैं कि आपका कुछ वो जरा करते हैं, आपको थोड़ा बहुमान जैसा करते हैं, आपको अच्छा लगे, अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप भी मोबाइल का मिनिमम यूज़ करो, जब ज़रूर है तब यूज़ करो, मगर ऑल द टाइम मोबाइल साथ में लेके ना चलो। सुबह जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पे भी लोग फ़ोन लेके आ जाते हैं। यार पूरे दिन तो आप फ़ोन के साथ रहते हो, तो थोड़ा तो 1-2 घंटे तो उसको ज़रा अलग रखो, राइट, क्योंकि आपकी आंखें भी ख़राब होती है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसमें मोबाइल में जो आते हैं रेडिएशन, हर एक देखो खाली मोबाइल नहीं है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेडिएशन रहता है, तो हमारे बॉडी को भी वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो जितना कम यूज़ हो उतना आप कम यूज़ करो।
दूसरा मुझे जो बताना था कि आप सब लोग ऑलमोस्ट केवीके वगैरह से बिलोंग करते हो, और कुछ कुछ सर्वे भी आपको करना होता है, राइट? कल मैंने थोड़ा जीपीएस का आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कल मैंने एक एप्लीकेशन भी बताई थी। और अगर आप जीपीएस वगैरह यूज़ करना चाहते हो अपनी जगह पे, क्योंकि मुझे सर ने बताया था परसों वन नर्सों कि हमारे जो सारे वो फील्ड के रिलेटेड पर्सनस है कि फील्ड में काम करते, तो देखो ये एक मेरा डिवाइस है, इसको बोलते हैं जीपीएस डिवाइस। सबको दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ सर। ये जीपीएस डिवाइस है। आपका मोबाइल में भी जीपीएस आता है, मगर मोबाइल का जो जीपीएस है वो असिस्टेड जीपीएस है, वो फुल प्रूफ जीपीएस नहीं है। आपका मोबाइल ऑपरेटर आपको सर्विस देता है और तभी आप यूज़ करते हो। आप किसी जंगल वगल में चले जाओ, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आपका जीपीएस ऑफलाइन काम नहीं करेगा, ठीक है? मगर ये जो है, ये डिवाइस, ये मेरा डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो तो आपको डॉट डॉट भी इसमें दिखाई देंगे। आप अच्छे से जरा कॉन्सेंट्रेट, ये मेरा नंबर ऑफ ये जो जीपीएस डिवाइस है वो कितने सैटेलाइट से अभी कनेक्टेड है वो दिखाता है, क्योंकि जीपीएस का पूरा एक लेक्चर अलग रहता है। खैर वो अभी तो वो मुझे आपको डिटेल में नहीं ले जाना है, मगर ये जीपीएस डिवाइस सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड, ठीक है? जैसे सैटेलाइट रेडियो आता है ना, आपने देखा होगा कुछ कई जगह हैम रेडियो वगैरह, ये आर्मी वाले यूज़ करते हैं, मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं, तो ऐसा ये डिवाइस है जीपीएस डिवाइस, तो जीपीएस से कनेक्टेड है। इसको लेके मैं कहीं किस जगह पे भी चले जाऊँ, वहाँ पे मोबाइल कवरेज नहीं है, कोई टेलीफोन कवरेज नहीं है, फिर भी ये काम करेगा। तो अगर आप भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए परचेज करना चाहते हैं, इसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार है, ठीक है? हमने हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसके अंडर में दिया है जीपीएस डिवाइस। वो गार्मिन का आता है, यहाँ पे गार्मिन कंपनी आपको दिखाएगी। ये वर्ल्ड वाइड बहुत स्टैंडर्ड कंपनी है। इंडिया के भी कुछ जीपीएस डिवाइस आते हैं, कार वगैरह में आप लगा सकते हो, तो वो भी आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका फील्ड रिलेटेड, सर्वे रिलेटेड काम है। तो फिर कर मैंने एक एप्लीकेशन आपको बताई थी फील्ड को मेज़र करने के लिए, तो ऐसा एरिया मेजरमेंट काम भी हम इससे कर सकते हैं, और ये फुल प्रूफ काम है। सर्वे वाले जो है वो भी ऐसे डिवाइस लेके आते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। फार्मर के लिए भी आप इसको हेल्पफुल कर सकते हो। और मैं सबको एडवाइस करूँ कि आप जब केवीके वगैरह में काम करते हो, अपने फील्ड में काम करते हो, तो फार्मर को क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो, वो तो बहुत अच्छा है, देना ही चाहिए, मगर साथ साथ फार्मर को एक इन्फॉर्मेशन और भी दो कि आपका लैंड का सर्वे नंबर, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर इलिटरेट है। आप अगर किसी फार्मर को बिठा के पूछोगे कि आपके 5 सर्वे नंबर बताओ, नहीं बता पाएगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन, अभी लैंड का जो ग्रैबिंग है वो बहुत बड़ा इश्यू है। अर्बन एरिया वगैरह में, जो सिटी एरिया में जो लैंड आती है, फार्मर की कोई लैंड है, राइट, तो उनको पता भी नहीं होता है, और लैंड ट्रांसफर भी हो जाते हैं विदाउट हिज नॉलेज। फार्मर तो खेती करता रहता है, क्रॉपिंग फार्मिंग करता रहता है, मगर उनको पता नहीं कि लैंड कब ट्रांसफर होगी। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कुछ करप्शन भी होते हैं। तो फार्मर को ये जरा बताओ कि भाई आपके सर्वे नंबर का पूरा लिस्ट बनाओ, और 1-2 साल में, 3-4 साल में एक बार उसका वो पूरा रिकॉर्ड निकालो, रिफ्रेश जो रिकॉर्ड है वो निकालो, तो क्या उनको पता चलेगा कि कौन कौन सी लैंड उनके पास है। फिर जब बंटवारा करना होता है तो वो बहुत ईजी हो जाए, पेपर पे ही हम बंटवारा कर सकते हैं, तो डिस्प्यूट भी नहीं होते बाद में। तो वो भी जरा फार्मर को गाइड करना। अभी कुछ मुझे क्वेश्चन पूछो, चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है तो भी पूछो, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में इससे ज़्यादा तो आपको बताने की जरूरत, सबको आता है हाउ टू ऑपरेट इट, फार्मर को भी आता है। आप फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में इन्फॉर्मेशन दे दो, फार्मर भी यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं बताना है। मुझे तो वो जो रियल, जो लाइफ में यूजफुल होते हैं, वो थोड़े एप्लीकेशन आपको बताएं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे पास है, मगर कुछ एप्लीकेशन आपको नहीं बिलोंग करते तो नहीं बताता हूँ, ठीक है? तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है, मोबाइल रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछो, कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ नया कंप्यूटर परचेज कोई करना चाहता है तो मुझे वो जरा पूछो, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तब तक मैं थोड़ा एक कंप्यूटर को परचेज जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं वो जरा बताता हूँ। अगर मीनवाइल किसी की क्वेरी है, क्वेरी कोई पूछो तो मजा आएगा, जरा क्वेरी प्लीज पूछो मुझे। हेलो। हाँ जी। सर, रेडिएशन के बारे में जरा जानकारी बताइए, और वो उसको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा यूज करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छी बात आपने की है, इसको बोलते हैं SAR, आर रेडिएशन बोलते हैं। ये आर स्टैंड फॉर रेडिएशन, थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा है, जरा मैनेज किया। रेडिएशन जो होता है मोबाइल में भी निकलता है, आप लैपटॉप वगैरह इंटरनेट से कनेक्टेड हो, राइट, वाईफाई वगैरह से, तो उसमें से भी निकलता है, ठीक है? तो रेडिएशन से बचा कैसे जा सकता है, और बच्चों को तो खास। तो मोबाइल अपना जो है, कभी भी आपको मोबाइल रखना है तो आपका जो ऊपर वाला पॉकेट है उसमें ना रखो, नीचे जो पॉकेट है, राइट,
या पीछे जो पैंट के पीछे जो पॉकेट आता है वगैरह, लेडीज़ के तो साथ में पर्स वगैरह होता है तो उनमें रखते हैं, अच्छी हैबिट है, तो उसमें रखो, ऊपर वाले पॉकेट में कभी भी ना रखो, इसमें ना रखो, ठीक है, नीचे वाले पॉकेट में आप रख सकते हो इसको। दूसरा जो है कि हर एक डिवाइस रेडिएट करता है, तो जब भी सोने जाते हो रात को तो बेडरूम में कभी मोबाइल रखने की हैबिट ना रखो। लोग क्या करते, सोने जाते हैं तो जनरल प्रैक्टिस रहती है, आधा घंटा घंटा उन लोगों ने सर्फ किया, फेसबुक वगैरह चेक किया, यूट्यूब में वीडियो देखे, फिर सो गए तो अपने बेड के नीचे मोबाइल रख देते हैं अलार्म सेट करके। तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि मोबाइल तो चालू है, मोबाइल नेटवर्क भी चालू है, तो वहाँ पे रेडिएशन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा कभी ना रखो, मोबाइल बेडरूम में मोबाइल रखो ही नहीं। सिंपल एक अलार्म ले लो और वो अलार्म में सेट करके रखो, मोबाइल में अलार्म वगैरह सेट ना करो। अगर 2-3 डिवाइस आपके पास बेडरूम में है तो हर एक डिवाइस में फ्लाइट मोड आता है। कभी भी सोने जाओ तो एक डिवाइस जो है कि जो आप अलार्म रखते हो उसमें फ्लाइट मोड ना सेट करो, बाकी के जो डिवाइस है आपका है, आपका स्पाउस का है, बच्चे का है, तो उनमें फ्लाइट मोड सेट करके रखो। फ्लाइट मोड जब आप सेट करोगे तो वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, रेडिएशन 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर भी थोड़ा रेडिएशन तो रहता है मगर इतना दिक्कत नहीं आता। तो ये ज़रा अच्छे से याद रखना, ये रेडिएशन का बहुत बड़ा इशू है, तो वो ज़रा ध्यान रखना। इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, ठीक है। और अगर रखना भी है तो ऐसे ज़रा थोड़ा मैनेज करके रखो और कम से कम यूज़ करो, प्रोडक्टिव यूज़ मोबाइल का कम से कम करो, और ज़्यादातर बुक्स पढ़ो, बच्चों को उसके एजुकेशन में हेल्प करो, क्योंकि जब से मोबाइल आ गया है हमारी रीडिंग हैबिट ऑलमोस्ट 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अच्छी अच्छी बुक लाओ और उसको रीड करो, बच्चों के साथ रीड करो, तो बच्चों को भी इंग्लिश सपोज बच्चों को नहीं आता है तो आप पढ़ के सुनाओ, तो बच्चों को भी थोड़ा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये जरा रेडिएशन की बात थी। और कोई क्वेश्चन है? हेलो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो जरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ब्रांड के अनुसार ये जो रेडिएशन इमिशन अलग अलग रहता है या सबका? ना, ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हर एक फ़ोन में, अगर फ़ोन थोड़ा छोटा है बड़ा है इतना ज़्यादा नहीं, हर एक फ़ोन का रेडिएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। लोग बताते हैं कि हमारे रेडिएशन कम है वगैरह है, मगर वो सभी टेक्निकल इश्यूज है, हम तो उसको क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेबोरेटरी अलग रहती है। मगर हर एक फ़ोन का, छोटे वाले जो फ़ोन आते हैं हमारे पहले बटन वाले, उसमें इंटरनेट नहीं था तो उसमें रेडिएशन थोड़ा कम रहता है, मगर इंटरनेट वाले बड़े जो ये स्मार्टफोन वगैरह है तो उसमें रेडिएशन ज़्यादा रहता है। तो रेडिएशन से दूर जितना रहो उतना अच्छा है। फ़ोन भी ऑफिस में भी अगर आप यूज़ करना है तो फ़ोन थोड़ा दूर रख के चलो, राइट। और कई लोग की तो हैबिट होती है 10-10 मिनट में चेक करते रहते हैं कुछ मैसेज है कि नहीं है। ऐसा ना करो, कहते कोई मैसेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई आपको 10 मिनट पहले मैसेज नहीं करेगा कि 10 मिनट में मीटिंग चालू होने वाली है, अगले दिन आपको मैसेज मिल ही जाता है। तो उसको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करके रखो, मगर मोबाइल बने इतना दूर रखो, हो सके इतना दूर रखो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लू रेज वगैरह आते हैं उससे, हाँ, उसके लिए आंखों के लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए वो बोलते हैं कि वो क्लास लेना चाहिए। जी जी जी। तो क्या ऐसा होता है? देखो, ब्लू रेज वगैरह उसमें जो रेज निकलते हैं, उसमें रेज में एक ऐसा होता है वार्म रेज, न्यूट्रल एंड कूल। आपने डिस्प्ले सेटिंग में भी देखा होगा तो वार्म एंड कूल ऐसा कुछ आएगा, स्लाइडर ऐसा मूव करोगे तो कूल में, वार्म में ले जाओ तो येलो जैसा लगेगा आपको, कूल में ले जाओगे तो थोड़ा ब्लूइश लगेगा, और न्यूट्रल में न्यूट्रल रहेगा। तो हो सके तो आपका सेटिंग एक तो न्यूट्रल में रखो, या एक सेटिंग आपका कूल में, न्यूट्रल या कूल, इसमें से कोई रखो। वार्म पे कभी भी मत रखो, क्योंकि वार्म से क्या आंखों को ज़्यादा नुकसान होता है, तो वार्म में कभी ना जाओ। न्यूट्रल और कूल में आप रहो तो वो आपके आंखों के लिए बेनिफिटेड रहेगा। और घर में भी टेलीविज़न वगैरह आप देखो तो अच्छे दूर से बैठ के जरा देखो, नज़दीक का ना रखो। कंप्यूटर में तो खैर, कंप्यूटर में भी जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 1.5 फीट के अराउंड थोड़ा रखो, कंप्यूटर आपका मॉनिटर 1.5 फीट जैसा दूर रखो। और आप नहीं मानोगे, हमारा एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो उसमें, क्योंकि जो ये वेस्टर्न कंट्री वाले होते हैं ना, इनको बहुत वो इसमें एक्टिव वो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 20-25 मिनट जब कंप्यूटर के साथ सामने देखा तो फिर वो ऐसा देखते हैं, 1-2 मिनट ऐसे आंख बंद करके रहते हैं या कुछ और देखते हैं, कंप्यूटर के साथ सामने नहीं देखते। मीटिंग होती है, हमने भी मीटिंग में नोटिस किया है कि वो लोग ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेन बहुत कम हो जाएगा आँख का, तो वो भी थोड़ा वो रखो। क्योंकि एक सर्वे ऐसा बता रहा है कि कंप्यूटर जब से हमारे लाइफ में आ गए तब से ये कैटरेक्ट जो बोलते हैं, राइट, तो इसके इशू बहुत बढ़ गए, पहले इतने इशू नहीं थे।
आपने भी नोट किया होगा, आपके दादा वगैरह जो होते घर में वगैरह में, तो उनको ओल्ड एज तक चश्मे वश्मे नहीं थे, मगर हमको तो बच्चों को तो फिर भी जल्दी से चश्मे आ जाते हैं। तो इसका भी जरा थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मजा आता है, जरा क्या डिस्कस होता है तो सबको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, और ये इन्फॉर्मेशन तो खैर थ्योरेटिकल नॉलेज से भी बहुत जरूरी है कि सबको थोड़ा पता चले। यस सर ये नहीं सर, जी वो ऐसा बोलते हैं कि वो ब्लू रेज पास नहीं होने वाले ग्लास है वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके आईज को थोड़ा अच्छा हाँ, कम नुकसान हो सकता है। जी, आपकी बात बहुत सही है। जब भी आपके मोबाइल पे ऊपर आप एडिशनल ग्लास लगाते हो, ठीक है, तो ग्लास थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला पसंद करो। अच्छा क्वालिटी वाला पसंद 200-300 रुपये से स्टार्ट होता है, 50 रुपये वाले में तो कुछ होता नहीं, वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका मोबाइल का जो सेटिंग वगैरह नहीं बोल सकते, मगर मोबाइल का जो वार्म अगर आपके मोबाइल में सेट है तो भी येलो रेज वगैरह आपके सामने नहीं आने देता है, और उसको थोड़ा लो डाउन करके आता है। थोड़ी ब्राइटनेस में चेंज हो जाएगी, मगर अच्छा वाला ग्लास थोड़ा पसंद करके रखो मोबाइल में। और मोबाइल इतना हैंडी है तो कुछ लोग तो उसको ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे रखते थे तभी ये थोड़ा फेंकने जैसा ऐसा कुछ करते। ऐसा ना करो, पैसे की भी वैल्यू थोड़ी है, तो उसको अच्छे से ऑपरेट करो। आप नहीं मानोगे, मेरे पास ये डिवाइस है पिछले 6 ऑलमोस्ट साल से, मैंने 2016 में परचेज किया। अच्छे से मैं चला रहा हूँ तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मेमोरी उसकी कोई, मैंने फाइल वाइल सब लगा के रखा है तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। फिर एक चीज़ मुझे पता नहीं रह गई कि गूगल का एक बहुत बढ़िया वो आता है, गूगल फोटोज। गूगल फोटो आप अपने फ़ोन में डाल दो और उसको सिंक करके रखो। इससे क्या होगा कि कैमरा वगैरह से आप जो भी फोटो या वीडियो कैप्चर करोगे, राइट, फोटो या वीडियो जब भी आप कैप्चर करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में स्टोर हो जाए। इसका सेटिंग ही ऐसा आता है, अपने मोबाइल में स्टोर ही नहीं रहे, राइट। और 24/7 कभी भी आपको चाहिए अवेलेबल होगा, तो क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गूगल फोटो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर मेमोरी फोटो या वीडियो में होती है हमारी, राइट। तो ऐसा कुछ सेटिंग बना के रखो गूगल फोटो वगैरह में, तो डायरेक्टली वहाँ चला जाए और आपका फ़ोन की मेमोरी ज़्यादातर फुल रहे। तो ये भी एक अच्छा वाला ऑप्शन है। चलो अभी एक हाँ, कोई और क्वेश्चन है प्लीज़? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ मैम। हाँ सर, मेरा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं मोबाइल कनेक्ट करती हूँ तो डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अपडेशन के वजह से। जी जी, उसके लिए क्या है, जो जो देखो आपका जो विंडो अपडेट है, ठीक है, मैंने जो आपको बताया था, तो विंडो अपडेट जब आप करोगे, मैंने अभी तो आपको दिखाया, तो उसका शेड्यूल आता है। मैंने मेरा शेड्यूल कैसा बनाया है देखो जरा। एवरी 5th ऑफ एवरी मंथ की 5 तारीख को दोपहर 12 से 14 के बीच में, यानी कि दोपहर 12 से 2 बजे तक वो अपडेट हो जाता है, हर महीने की 5 तारीख, रोज नहीं। अगर आपने सेट नहीं किया है तो वो रोज ट्राई करेगा। और मोबाइल का डेटा जल्दी, क्योंकि मोबाइल से आप कनेक्ट करते हो हॉटस्पॉट वगैरह करके, तो मोबाइल का डेटा ही यूज होगा, क्योंकि बैकबोन तो मोबाइल ही है आपका। तो विंडो अपडेट में ये सेटिंग कर दो। और फोन में भी ऐसे अपडेट वाले सेटिंग आते हैं, वरना तो रोज आपको वो परेशान करेगा नोटिफिकेशन डाल के, तो वो भी थोड़ा सेट कर लो। तो इससे क्या होगा कि डेटा इतना वो नहीं होगा। तो वो जरा अच्छे से आप याद करके करना जरा। फिर एक कंप्यूटर में आते हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन। हर एक का वर्जन अलग अलग है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप यूट्यूब वीडियो देख लेना विंडोज 7 के लिए, 8 के 10 के लिए। तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो होती है वो, उसको सारों को ऑलमोस्ट आप क्लोज कर दो, क्योंकि वो पीछे रहते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं, आपको तो पता भी नहीं होता है, और डेटा भी आपका होता है, पावर भी कंज्यूम करता है, और कंप्यूटर भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन बने इतनी बंद कर, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा आपको अच्छे से कंप्यूटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, अभी मुझे जो एक दिखाना था कि भाई नया कोई कंप्यूटर लेना है, ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर बाजार में से हम ले। देखो इंडिया में अभी हम बात करें तो सबसे जो कॉस्टली थोड़ी कंपनी है वो डेल है, उसके बाद HP आता है, और उसके बाद लिनोवो आता है, उसके बाद एसर आता है, ठीक है। कॉस्ट वाइज मैंने सारा लिस्ट किया है। डेल का ऑलमोस्ट कॉस्टली आता है, सबको थोड़ा पता भी होगा। अभी इसमें भी कोई भी आप कंप्यूटर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो, कि मान लो कि आपको HP के लिए जाना है, ठीक है, आपने HP सिलेक्ट कर दिया। अभी इसमें आते हैं i3, i5 एंड i7। बच्चा तो बोलेगा मुझे i7 ले दो,
कोई लेम ऑफिस के लिए भी अगर परचेज करना है, स्टाफ बोलेगा i7 परचेज करो। कॉस्टिंग में लमसम बताता हूँ, i3 वाले कंप्यूटर ऑलमोस्ट 30,000 से लेके 50,000 तक आते हैं। उसमें मेमोरी कार्ड वगैरह, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह रहते हैं। i5 जो होता है वो ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 60,000 तक का आता है। थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ है तो मुझे पूछना। ये जो वाले कंप्यूटर वो 55,000 से 55,000 से स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट 1 लाख तक जाते हैं i7 वाले कंप्यूटर। अगर आपका सिंपल ऑफिस यूज है, मार्क माई वर्ड्स, सिंपल ऑफिस यूज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसा है, कुछ प्रेजेंटेशन आपको करना है, बाकी बहुत हाई एंड काम आपको नहीं करना है, थोड़ा सर्फिंग आप करते हो, बस उतना ही, उससे आगे कुछ भी नहीं है, तो आप i3 कंप्यूटर सेलेक्ट करो। उसमें 4 GB तक रैम रखो, 500 GB तक हार्ड ड्राइव का स्पेस रखो, बस इतना कंप्यूटर आप ले लो। 30, 35 या 40 हज़ार में बहुत बढ़िया i3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी माइंड में। कभी आप यूज़ करो, अगले 10 साल के लिए i3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका काम थोड़ा बल्कि है कि थोड़ा वीडियो की नहीं, मैं इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कुछ करते हैं, थोड़ा हाई एंड साइंटिफिक काम है, खैर इस ग्रुप में तो ऐसे जनरली लोग नहीं होंगे, फिर भी होते हैं तो आप i5 के पास जाओ, 6 GB तक रैम रखो, 500 GB तक का स्टोरेज रखो, तो वो 50-55 हज़ार में 45 से लेके 45 से लेके 55,000 तक आ जाएगा i5। तब आप i5 करो। घर में अगर आपका कोई ज़्यादा काम नहीं है तो i3 लो। कई बार बच्चे नहीं मानते, कई बार घर में थोड़ा डिस्प्यूट होता है तो i5 ले लो। i7 कभी भी घर में लेने की जरूरत ही नहीं, बहुत कॉस्टली आता है। और इतना देखो, कॉस्ट का मतलब नहीं है, आपके पास चाहे कितने भी पैसे हो मगर वेस्ट नहीं करने आपको। तो क्या होता है कि जब इसका यूज ही नहीं है तो हम घर पे लेके क्या करेंगे, जितना आप लोगे उतना कभी यूज नहीं कर पाओ, ठीक है। तो वो ट्राई ना करो। i7 आप लेते हो तो भी 6 GB इनफ है और 500 GB इनफ है, तो ऐसा आप इसमें ज़रा चूज करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मोबाइल भी अभी आप सपोज लेते हो तो 4 GB एंड 64 GB का जो फॉर्मेट है वो बहुत बढ़िया है। उससे आगे जाने की मोबाइल में भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत हाई एंड एप्लीकेशन है, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती है। कुछ हाई एंड गेम वगैरह प्ले करते हैं, मगर खैर हमको तो इतना यूज़ नहीं होता है, तो इतने इनफ है। 15-20 हज़ार में 25,000 तक अच्छे वाले फ़ोन आ जाते हैं, तो उसके लिए ज़रा ट्राई करना, राइट। अभी अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, ऑलमोस्ट मेरा तो यहाँ ख़त्म हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ज़रा। हेलो, नमस्ते सर। जी सर, मुझे मेल के बारे में पूछना था। जी जी जब हम मेल सेंड करते हैं, अगर एड्रेस गलत हो तो डिलीवरी नहीं होते, हमें एक मेल आता है हाँ कि जी द एड्रेस यू हैव एंटर्ड इज रॉन्ग एंड द मेल इज नॉट डिलीवर्ड। जी 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 अगर एड्रेस सही हो तो मेल डिलीवर होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो रीड किया है या नहीं। हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि रिसिपेंट ने साइन इन नहीं किया होता है, हाँ तो हाँ। हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने रीड किया या नहीं। तो मैंने सुना था ऐसा कोई फंक्शन है कि हमें पता चलता है इससे। इसका फंक्शन भी है और प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि 15-20 मिनट लगते हैं। मोबाइल में भी सेट करना होता है, कंप्यूटर में भी थोड़ा सेट करना होता है, मगर मैं आपको एडवाइस करूंगा आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देखो, उसमें देखना जरा जीमेल डिलीवरी, सिंपल जीमेल डिलीवरी ऐसा लिखो और जीमेल डिलीवरी नोटिफिकेशन ऐसा आप यूट्यूब में लिखना। मुझे एग्जैक्ट वीडियो नहीं पता है, मगर आप 5 मिनट ट्राई करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन आती है, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड, मगर इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर, क्योंकि मोबाइल की जो जीमेल की यानी कि कोई भी ईमेल की जो डिलीवरी होती है वो कैसी होती है, आपने तो बंदे को ईमेल भेज दिया, उसको पढ़ना ना पढ़ना उसके ऊपर डिपेंड रहता है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी का मेल आता है कोई मार्केटिंग वगैरह का, तो हम उसको पढ़ते ओपन भी नहीं करते, राइट। तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। फिर भी आप ये जीमेल डिलीवरी कर दोगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि उसको मैसेज मिला कि नहीं मिला, रीड किया कि ना किया वो अलग बात है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं पता चलती, राइट। कई एप्लीकेशन देते हैं मगर इतने ट्रस्टवर्थी नहीं होते, मगर डिलीवरी हो गई कि नहीं हो गई आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक चीज जरा याद रखना जीमेल के बारे में, अगर कोई फेलियर नहीं आता है, आपने मैसेज भेजा, एड्रेस भी पक्का है और कोई फेलियर का मैसेज आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो मैसेज 100% डिलीवर होगा। कई बार बंदे ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे तो मेल नहीं मिला है, वो थोड़ा गलत बोल रहा है, मेल तो डिलीवर हो ही जाता है। फिर वो कोई और रीजन से बोलता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। मगर कोई फेलियर मैसेज नहीं मिला है, एड्रेस कोई गलत नहीं है, तो मैसेज डेफिनेटली उनको डिलीवर होगी, ठीक है। तो आप इतना जरा कर लेना प्रैक्टिकली। अभी थोड़ा लंबा है तो मैं नहीं बताता हूँ मैं, राइट, मगर आप जरा देख लो। किसी कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरा प्लीज़ बताना। हेलो, यस।
और कोई है? हेलो, यस। और कोई दिक्कत हो तो जरा, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जरा। आई होप इट इज ओके नाउ। हाँ तो साहब जी अभी दिस इज इट नाउ। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ सर जरा आप मोबाइल नंबर डिस्प्ले कीजिए प्लीज। हाँ जी मैं बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ईमेल पूरा यहाँ पे है। ये नीचे जो है वो मेरा मोबाइल नंबर है। मैं एक बार फिर से जरा पेन से लिख भी देता हूँ, ये थोड़े फ़ॉन्ट वगैरह अलग है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा एक ईमेल एड्रेस और भी है, ये मेरा ईमेल एड्रेस अलग वाला ईमेल एड्रेस भी है, तो ये भी जरा देखना। थैंक यू सर। जी जी। हेलो हाँ साहब जी, दिस इज इट नाउ। हेलो, हाँ थैंक यू सर। जी। सोशल मीडिया, पर्सनल यूज, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, अपग्रेडेशन, बहुत ही जानकारी अच्छी मिली। बहुत ही धन्यवाद। जो